हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। और सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस डोमेन का ये 2 जून 2023 का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। और इस पेपर से हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है। बहुत ही कम टाइम है आपके पास और सीबीएसई एग्जाम के दौरान आपने हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में अब आपकी प्रॉब्लम है कि भाई सीयूईटी में हम किन चीजों पर दोबारा फोकस करें। बोर्ड एग्जाम तो हो गया है और बोर्ड एग्जाम के बाद में सीयूईटी का जो एग्जाम है उसी के बेस पर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट है, उनमें से पॉलिटिकल साइंस डोमेन पेपर भी आपका जरूरी होगा। तो यहां पर हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे और आइडिया लगाएंगे कि भाई हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्या पैटर्न है हमारा? पैटर्न है हमारा क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन आते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस में से हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो कितने हो गए हमारे? 200 मार्क्स। लेकिन अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हो, गलत आंसर करने पर आपका -1 होगा। जितने गलत आंसर करोगे उतने आपके -1 होते जाएंगे। किसमें से? 200 में से नहीं बेटा। आपने अगर सही क्वेश्चंस जितने किए हैं उससे आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं उनमें से आपने अगर कुछ गलत किया तो जो आपने अर्न किए हैं, मान लो आपने 2 क्वेश्चन सही किए और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के कितने हो गए? 10। ठीक है। और ये सिचुएशन है हमारी। अब इसमें अगर हमने यहां पर 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या होगा? 1 मार्क्स कटेगा उसका। तो हमारे यहां पर 2 मार्क्स कट गए। तो हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर कितने मार्क्स लिए? 8 मार्क्स। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है, कंप्लीटली नहीं आता है, तो भाई उसको तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन जहां पर 2 में कंफ्यूजन हो वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम सारी चीजें देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करें अपना, और प्रिपरेशन के दौरान किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यहां पर किस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे और कैसे हमें आंसर अगर प्रॉपर नहीं भी आता है तो भी आइडिया कैसे लगा सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं। तो बच्चों, रिक्वेस्ट है आपको कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरे क्वेश्चंस जो हैं 50 हैं और 50 क्वेश्चंस लगभग 1 घंटे का ये वीडियो होगा, जिसमें आप अगर प्रॉपर आइडिया लेते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जानी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वहीं से हमारी स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम देखते हैं 370 में जो है वो कब कहां से एब्रोगेटेड हुई, किस स्टेट से हुई। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था उस समय का, ऑब्वियसली हमें पता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 370 आर्टिकल जो है वो क्या हो गया, वो यहां से स्क्रैप हो गया। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट आपका ये हो गया। इसके बारे में और डिटेल में आपको ये चीज बता देता हूं कि ये अगस्त 2019 में ये चीज की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाली चीज की थी। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट होगी तो हम उसे डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताओ जरा क्या हो सकता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया से ही है ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन का जो हम पढ़ के देखते हैं, हु वॉज नॉन एज फ्रंटियर गांधी। ओके, फ्रंटियर गांधी। तो आपके सामने ऑप्शन है जिन्ना, गफ्फार खान, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। ओके, तो इसका आपका आंसर आपने फाइंड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है बेटा वो है आपका बी, अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो एक स्टेट था जिस समय हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं था, उस समय जो अब्दुल गफ्फार खान थे उन्हें फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि वो फ्रंटियर स्टेट, जो वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट है नॉर्थ वेस्टर्न, उससे रिलेटेड है। और गांधी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पार्टीशन को लेकर उनकी थिंकिंग सेम थी। वो कहते थे कि भाई इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इंडिया पूरा का पूरा यूनाइटेड रहना चाहिए। तो जिन्ना की सोच से और मुस्लिम लीग की सोच से अलग इनकी सोच थी। लेकिन हुआ क्या, इनकी बात को नहीं माना गया और अल्टीमेटली क्या हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो इनके बारे में हमारे चैप्टर में जो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग है उसमें दे रखी है चीजें, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको आइडिया लग रहा होगा। अब यहां पर अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। ओके, अब इमरजेंसी वाला क्राइसिस टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर ये हमारा चैप्टर है। उसमें हमें पता है कि इंदिरा गांधी के दौरान क्या लग गई थी, इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी जब लगी थी तो कौन से आर्टिकल का मेंशन वहां पे किया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आया है। तो मतलब
अगर कोई आर्टिकल के क्वेश्चन हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में क्वेश्चन हो, तो वैसी चीजें सीयूटी में ज्यादा पूछी जाएगी रेदर देन आपको सीबीएसई में एक्सप्लेनेशन करने वाली चीजें आती है उनको। एक्सप्लेनेशन वाली चीजों को भी करना पड़ेगा, लेकिन अब आपके ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको चूज करना होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में या फिर कोई और अदर बोर्ड रहा है उसमें भी आपके आते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है बेटा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर है 352। ओके, और ये जो है ये क्या है 356, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर इमरजेंसी लगाना हो तो इसका यूज किया जाता है। ओके, हमारी बुक में जो जो चीजें लिखी हुई है वही पूछी जाएगी। अगर कोई आर्टिकल का हमारे यहाँ मेंशन नहीं है तो ऐसे नहीं कि हम इंटरनेट खोलकर इनके बारे में पढ़ने लग जाएं। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर। ओके, इंडो चाइना वॉर का क्या इफेक्ट नहीं था? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है साहब। ऑप्शन है हमारा यूएसएसआर रिमेंड न्यूट्रल ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया हैड टू अप्रोच साउथ अफ्रीका फॉर मिलिट्री असिस्टेंट, इंडिया चाइना वॉर इंड्यूस्ड a sense of national humiliation. For the first time, no confidence motion against Nehru's government was moved and debated in the Lok Sabha. Okay, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक इफेक्ट नहीं है इंडो चाइना वॉर का। ओके, कौन सा प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई रशिया है वो न्यूट्रल रहा, यानी कि उसने कोई भी किसी का भी पक्ष नहीं लिया, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका से सैन्य मदद ली। तीसरा ऑप्शन है कि इंडो चाइना वॉर से क्या हुआ, हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय था। और चौथा है कि नेहरू के अगेंस्ट जो एक अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में पहली बार लाया गया था 1962 जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज सही है। तो आप ये देखोगे कि ये वाली चीज क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको एक बार आप छोड़ दो कि यहाँ लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, बाकी जो चीजें उन पर आपको फोकस करना है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, ये आपने मान लो पढ़ा होगी यहाँ लोकसभा, अब आपको इनमें और इनमें कंफ्यूजन है, तो भाई नेशनल ह्यूमिलिएशन ही तो है, ये सिंपल सी बात है। और आपके सामने ये ऑप्शन बचता है साउथ अफ्रीका से कोई भी सैन्य मदद, मिलिट्री असिस्टेंस नहीं लिया गया था इंडिया के द्वारा। ओके, आपकी प्रिपरेशन को अगर बूस्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो kpclasses.in आप यहाँ जो वेबसाइट देख रहे हैं बेटा उस पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन के कितने भी दिन बचे हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी हमें बूस्ट करना है पढ़ाई को और हमें एडमिशन लेना है हमारे डिजायर्ड कॉलेज में, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बेटा कंपटीशन हाई है, और आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, सभी डोमेन सब्जेक्ट्स जो जो आपके यहाँ पर इंक्लूडेड है, और उसके साथ में आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको सॉल्व करें, और उसके अलावा आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जो नीचे दिए हुए नंबर हैं उन पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करें, और इस रेट में जो कोर्स आपको मिल रहा है वो आपको जिस क्वालिटी की चीजें मिल रही है वो कहीं नहीं मिलने वाली। आपकी जो फॉर्म है आपका सीयूटी का, उसमें अगर आपने सारे सब्जेक्ट भरे हो जनरल से तो आपकी वो फीस ज्यादा होगी, और इस कोर्स की फीस कम है, तो अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु लॉन्च्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने कहीं पर इस चीज को पढ़ा है तो इसके साथ में आपको जो जरूरी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर है आपका मेधा पाटकर। ओके, मेधा पाटकर सोशल मूवमेंट्स के चैप्टर में से आया हुआ है। अगर कोई चैप्टर आपके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में से हट चुका है तो उसको भी ध्यान में रखना है कि वो आपको पूछा जा सकता है। ओके, 1980s में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। ये आ गया हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक से। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्लादिमिर लेनिन फाउंडेड बोल्शेविक पार्टी। सेकंड है जोसेफ स्टालिन वो सक्सेसर ऑफ टू द लेनिन एंड लेड द
सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। तो अब ये जो दो ऑप्शन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है एंड ऑफ द बाइपोलरिटी, उसके अंदर आप यूएसएसआर का जो पतन है, जो कोलैप्स है, वो आप अगर देखते हो तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा कि कुछ सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं भाई साहब, थोड़े से अलग आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है। आगे अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें भी इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पर आपने अगर मास्टरी हासिल कर ली तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन, व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का गठन किया था। दूसरा है कि स्टालिन लेनिन था, वो एक सक्सेसर था, यानी कि उत्तराधिकारी थे, और उन्होंने सोवियत यूनियन को आगे बढ़ाया। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बेटा वो सही है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। अगर मान लो आपको एक चीज पता हो दोनों में से, तो भी आप यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शंस को सही करने की कैपेसिटी में आ सकते हो। तो माइनस मार्किंग है। अगर आपको दो में कंफ्यूजन है तो क्या है कि भाई आपके सही करने पर 5 का फायदा है, गलत करने पर सिर्फ 1 नंबर का नुकसान है। तो दो में अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो यहां पर आपका है बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 इज एन इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज, बॉन्डुंग सम्मेलन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी पूरे विश्व में। क्या था भाई ये? इसके बारे में हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि भाई क्या हुआ था उस समय। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बॉन्डुंग सम्मेलन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको इसकी चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। ओके, कोल्ड वॉर के समय में भी ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इट मार्क्ड zenith of India's engagement with newly independent Afro-Asian nation। आगे दे रखा है इट फर्दर लेड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम, और उसके बाद में है आपका इट सजेस्टेड एफ्रो एशियन यूनिटी। और अगला प्रश्न, अगला आपका ऑप्शन है इट क्रिएटेड थर्ड मिलिट्री ब्लॉक इन द वर्ल्ड। अब ऐसे ऑप्शन हो गए ना बेटा, ये काफी कंफ्यूजिंग पर है। अगर आपको लगता है कि यार बॉन्डुंग सम्मेलन में हो सकता है बहुत सारी बातें हुई हो, आपने इसको बहुत ध्यान से अगर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे बेटा। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपके सामने दे रखी है उसमें आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली नेम के बारे में इन्होंने क्या कहा है। अगर आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बांडुंग सम्मेलन से रिलेटेड है, तो उसके अलावा वाली सारी चीजें थोड़ी अलग हैं, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आपको बी करेक्ट करना होगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। आगे आपके यहाँ पर वापस फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। फैक्चुअल क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सिंपल एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, ये देखो जगह का नाम आ गया है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो क्या लिखा है। आगे यहाँ पर आपके सामने भारतीय जनसंघ वॉज फाउंडेड बाई, भारतीय जनसंघ किसके द्वारा, किसके द्वारा ढूंढा गया, किसके द्वारा मतलब स्थापित किया गया है ना, एक पार्टी बनी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। फाउंडर मेंबर पूछा है ना। अब यहाँ पर 2-3 नाम आपको और दिखेंगे और आपको लगेगा कि भाई ये लोग भी तो थे, दीनदयाल उपाध्याय हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके अंदर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उन्हें फाउंडर कहा गया है। ओके, और ये हुआ था हमारा 1951 में। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज के इस क्वेश्चन से क्या पता लगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज किसने फाउंड किसने मतलब उसको स्थापित किया, और कौन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, और कब बनी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इनकी सारी को टेबल्स मिलेगी अगर आप कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं फैकल्टी से। मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस को कंटिन्यूसली अभी रनिंग कर रहा हूँ, और आपके बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चीजें होते हैं, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश होती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। कोई भी चीज हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो तुरंत आप उसे सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। आगे, रूबल इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ, रूबल कहाँ की एक आधिकारिक मुद्रा है? चाइना, इंडिया, जापान या रशिया? तो आपको यहां पर पता होगा रशिया की रूबल है, RR। ओके, अगर ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है करेंसी के और किसी देश से रिलेटेड, कहीं पर भी आपको कोई फैक्ट मिल जाता है, तो एनसीईआरटी बुक में आप उसे मार्क करके रखें। यही तरीका होगा आपको अच्छे से पढ़ाई करने का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 वाज कॉल्ड बाय, रेलवे स्ट्राइक जो थी 1974 की, वो कौन से संगठन के द्वारा बुलाई गई? यहां पर आपके सामने काफी ज्यादा एक डीप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है।
जल्दी से पढ़ो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ये आपका जो 1974 है उसमें हुआ था, मई 1974, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मेंस स्ट्रगल, ये जो है इसने क्या किया था, इस स्ट्राइक को, इस हड़ताल को किया था, बुलाया था, और उसके बाद में लगभग 20 दिनों तक जो ट्रेन हैं वो ठप रही, और पूरे इंडिया के अंदर रेलवे की हड़ताल से प्रभाव पड़ा और इनकी मांगों पर चीजें हुई। और ये वही समय था जब इमरजेंसी का टाइम, एक तरह से इमरजेंसी की सिचुएशन थी, है ना, हमारे कंट्री में। और उसके बाद में आप देखते हो, जस्ट सेकेंड, कि कैसे इमरजेंसी से हमारी पूरे देश में इफेक्ट हुआ, और उसके बाद में जो जनता दल की सरकार आती है ना, ऐसे सीरीज वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब एक नए तरह का और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ये क्वेश्चन करोगे आप अपने दिमाग से। ये क्वेश्चन लगने में मुश्किल है लेकिन ये क्वेश्चन इजी होता है, क्योंकि आपको अगर 2 या 3 भी आंसर इसमें से आधा आ गया ना, 20% आपको आ गया, मतलब आपने अगर एक किया तो आपका 25% क्वेश्चन हो गया, अगला आपको आता तो 50% क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आप यहां से ऑप्शन से भी मैच कर सकते हो। अब देखो, ये पूछ रहा है कि भाई एक तरफ लिस्ट दे रखी है जिसमें आपके सामने मुख्यमंत्रियों के नाम है, और यहां पर आपके सामने मुख्यमंत्री कौन से स्टेट में कब रहा इसके बारे में दे रखा है। तो अब देखो, आपको पता है कि उत्तर भारत के नाम होते हैं वो अलग होते हैं थोड़े, और जो आपके ये साउथ इंडियन स्टेट होते हैं उन लोगों के नाम भी अलग होते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर नाम कहाँ का लग रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ का लग रहा है क्या, आंध्र प्रदेश का? नहीं। तो क्या होगा, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कब रहे हैं, दिसंबर 1970 से लेके जून 1971 तक। तो आपका यहां पर ए का क्या हो जाएगा, 4, तो ए का 4 है क्या कहीं पर, ABCD, ओके। तो आपका यहां पर ए का 4 है, तो सबसे पहले का 4 हो जाएगा, तो 4 कहीं लिखा है, यहां पर लिखा है भाई, और कुछ देखना ही नहीं है। आपका आंसर अपने आप निकल के सामने आ गया, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बाकी सारी चीजें आप मिला सकते हैं, आपके सामने है। जो बी है यानी कि निजलिंगप्पा जो थे वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे 3 के, यानी कर्नाटका के। उसके बाद में संजीव रेड्डी कहाँ के थे, वो थे हमारे आंध्र प्रदेश के। और अन्ना दुराई कहाँ के थे, तमिलनाडु के। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सोचो। एक तरफ यहाँ पर स्टेट्स के नाम आ गए कि इंडिया के स्टेट्स नए कब बने, और उनका ईयर्स आ गया, ठीक है। और इस तरह के और भी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन की जो पीपीटीज हैं वो मिलती है हमारे केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप पे। एग्जाम प्रेप ऐप है, तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको लिखना है केपी एग्जाम प्रेप, और वहां पर आपके सामने जो कोर्स दिखेगा उस कोर्स में एनरोल होने के बाद में आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस की सीरीज, प्रैक्टिस करने की सीरीज, सभी कुछ चीजें मिलने वाली है, न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का बल्कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन सम इंडियन स्टेट्स लाइक, कौन सा है ना, 4 ऑप्शन है, उनमें से हमें खाली जगह भरनी है, ऑलरेडी हैड हायर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक पुअर पीपल। ओके, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो चीजें ऐड हुई आपकी बुक में, वहां से क्वेश्चन आया, तो वहां पर एक चीज कहीं ना कहीं लिखी थी, वही आपके सामने है। तो इसका आंसर अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आपको आता होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इज द स्टेट वेयर हैड हायर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक पुअर पीपल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा और लिस्ट का क्वेश्चन आ गया भैया। क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन वाली जो हमारी बुक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, वहां से ये आ गया आपका मैच 1 लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब नॉन अलाइनमेंट मोमेंट 5 जो देश थे उन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर 4 देशों के नाम हैं, और यहाँ पर आपके सामने नेहरू जी हैं। नेहरू जी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो आता ही है आपको। तो नेहरू जी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू थे बी का 4, तो बी का 4 है क्या कहीं पे, यहाँ पे बी का 4 एक ही जगह है। तो भैया देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने एक ही चीज निकाल ली तो आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और आपको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, इस पर अभी ये क्लास थी तो मैंने यहाँ पर जो चीज डिस्कस की आपको बताता हूँ। कि जैसे यहाँ पर ई है, इजिप्ट,
इजिप्ट का यहाँ पर आप अगर जोड़ो, जैसे कि सुकर्णो है, इंडोनेशिया है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के क्या थे, सुकर्णो। तो आप आई एस इस तरह से याद रख सकते हो, आई एन एस कुछ भी इस तरह से, इंसू, इंसू बना दो, आई एन सी यू, इस तरह के आपके दिमाग में आप रिपीटेडली करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। अब यहाँ पर यूगोस्लाविया है और यहाँ पर आपके जोसेफ ब्रिस टिटो है, तो यू टी, यूटी है ना, यूट्यूब आप देख रहे हो तो वाई टी जैसे होता है, तो आप इसको एक मैच करके अपने दिमाग में रख सकते हो नोट्स में। और क्या है आपका इंडिया का तो आपको पता ही है, इजिप्ट के आपके हो गए नासिर। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर करने का एक तरीका सीखना चाहिए, एक पैटर्न बनाना चाहिए तैयारी करने का, और इस तरह के नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे आप अगर प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करना चाहते हो हमारे साथ। वैसे आप अपनी जो प्रिपरेशन है अपने अकॉर्डिंग जैसे भी करो, केपी क्लासेस ऑलवेज आपके साथ है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि और भी इस तरह के वीडियोस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअसली करते रहें। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है वो किसने सर्च की, है ना, जिसने किसने ना फाउंड की या फिर किसने ना एक तरह से प्रोपाउंड की। तो आप क्या इसका आंसर निकालोगे, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर आपका है रूजवेल्ट। ओके, रूजवेल्ट के बारे में आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, ताकि आपको और भी कुछ क्वेश्चंस आए उनमें आप कर सकें। ये 32nd प्राइम प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, और वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये इनका एक स्पेशल रोल था, और 1945 में इन्होंने जो पीस, शांति को प्रमोट करना था, उसमें इन्होंने यूनाइटेड नेशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, तो रूजवेल्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। करगिल विजय दिवस, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको ये चीजें आती हैं, डेट के क्वेश्चंस हो गए, ईयर्स के क्वेश्चंस हो गए, और नंबर सीरीज असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको सेट करना हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सीरीज टेबल बनाकर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी बुक में से चीजें निकाल कर अपने नोट्स में टेबल्स रखें, और अगर आप प्रिपरेशन हमारे साथ करते हैं तो ये सारी चीजें आपको साथ में मिलती रहेगी। ओके, अगली चीज है, अगला है आपका द सेकंड लोकसभा जनरल इलेक्शन इन 1957, हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कितनी सीट्स आई थी 1957 के इलेक्शन में। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि आपका एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बाद में, वहां से आपके सामने ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने फैक्ट्स पे फोकस किया है तब तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चंस हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे। तो 27 है, 27 सीट्स। इस तरह की और भी कोई फैक्ट लिखे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली और अदर पार्टीज को कितनी सीट्स मिली, वो चीजें भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, और यहाँ पर जो आप देखोगे कि केरला के अंदर गवर्नमेंट बनी सीपीआई की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, सियोल, इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। ओके, अब देखो आपको एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ने के दौरान ऐसा लगेगा कि यार रिवर वीवर का क्वेश्चन कौन पूछेगा, लेकिन पूछने वाले भाई साहब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भाई इतने फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको कि आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे कई जगह कुछ, लेकिन आप अगर बुक को जितना ज्यादा कनेक्ट होकर पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी फेवरेट मूवी रही होगी, फेवरेट मूवी अगर आपने देखी है तो उस फेवरेट मूवी में क्या है कि भाई आपका एक कोई फेवरेट कैरेक्टर है, आपको उसके बारे में छोटी छोटी चीजें पता लग जाती है जब आप उस मूवी को रिपीटेडली देखते हो। होता क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो जाता है उस डॉक्यूमेंट से, उन चीजों से। तो आपकी जो दो बुक्स हैं उनको आप इस तरह से अपने साथ कनेक्ट कर लो कि आपको छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहे, और दिमाग में सीरियसली अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जितना आप ज्यादा सीरियस एक्टिव दिमाग रखेंगे, मोबाइल वगैरह को साइड में रख के बुक से कंप्लीटली अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नोट्स को आप अगर कंप्लीटली अच्छे से पढ़ते हैं, खुद की बनाई हुई चीजों को लिखकर उनको आप बार बार पढ़ेंगे, तब जाकर आपकी ये चीजें होने वाली है। सभी नोट्स में सारी चीजें तो नहीं आ पाएगी, लेकिन बुक्स में अंडरलाइन करना ना भूलें। तो इसका आंसर होगा हान रिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड फॉर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टेक प्लेस। ओके, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भाई इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड पीस कीपिंग फोर्स कब बना। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से आप यहाँ पर इसके बारे में जो भी अगर कुछ जानते हो, कौन प्राइम मिनिस्टर था हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्या प्रॉब्लम चल रही थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर होगा 1987। ओके, राजीव गांधी हमारे क्या थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर थे।
तो ये हमारा इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, उनमें से चीजें आ रखी है। और कोई भी बच्चा अगर हौस खास, मालवीय नगर या फिर साकेत के एरिया में रहता है और ऑफलाइन अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। मालवीय नगर जो आपका नियर एयरटेल ऑफिस मेन मार्केट है, वहां पर हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है कि यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यूनाइटेड नेशन का निर्माण धरती को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि नर्क होने से बचाने के लिए हुआ है। कौन कहता है ऐसा? ये जो नाम दिए हुए हैं यूएन के सेक्रेटरीज के नाम हैं। कौन से सेक्रेटरीज ने ये बात कही थी? इसका आपको आंसर आना चाहिए। जो जिसने भी ये बात कही है उसका आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसका ऑप्शन है बी। ये थोड़े से कंफ्यूजन है, ए सी बी डी लिख दिया, ए बी सी डी में होना चाहिए था, तो बी आपका ऑप्शन है। डैग हैमर हेमरजोल्ड, ये जो नाम है इनका, एक बार आप इस चीज को क्लियरली एग्जाम की अपनी बुक है उसमें पढ़े। इसमें इस तरह की चीजें दे रखी है, तो किसी का कोट दे रखा है, चाहे वो महात्मा गांधी का दे रखा हो, चाहे किसी और लीडर का, अंबेडकर का दे रखा हो, या फिर आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और कुछ चीजें दे रखी हो, आपको ये चीजें आनी चाहिए। फिर आ गया भाई लिस्ट का क्वेश्चन। लिस्ट के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अगर ऐसे लिस्ट के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस आप बहुत सारे करना चाहते हो तो क्या करो, केपी एग्जाम प्रेप इंस्टॉल करो। केपी एग्जाम प्रेप इंस्टॉल करने पे आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिलेंगे और आपको उनके आंसर भी मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को इवेलुएट कर सके। ओके, यहाँ पर आता है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चिपको मूवमेंट, एक्सलाइट मूवमेंट, एंटी अटैक अरेक मूवमेंट और भारतीय किसान यूनियन। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है और स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यूपी नाउ उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। ओके, अब यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन थोड़े बनाने रह गए हैं, तो आपको इसका आंसर क्लियरली अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर? कि भाई चिपको आंदोलन है वो हुआ था उत्तराखंड में। ओके, यहाँ पर आपके यहाँ पर लिख देते हैं उत्तराखंड बाद में बना। और आपका नक्सलाइट मूवमेंट है वो कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। और आपका भारतीय किसान यूनियन है वो यूपी, वेस्टर्न यूपी जो है वहां पे। और हरियाणा, हरियाणा के क्षेत्र में कुछ हुआ है। और एंटी अरेक जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आपके सामने बचा, तो वो क्या है भाई? आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। ओके, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रेन ऑन अमेरिकन पावर। ओके, तो यहां पर है आपका कि भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट कौन सी वो चीज है जो कि अमेरिका की शक्ति को बढ़ाता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, न्यूक्लियर वेपन कंट्री, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन काउंसिल, या फिर इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन इटसेल्फ। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, जो ये पूछना चाहता है कि भाई अमेरिका महाशक्ति क्यों है? क्योंकि वहां पर गेहूं ज्यादा होता है, या फिर वहां पर परमाणु बम है, या फिर वहां पर यूएन की परमानेंट काउंसिल है, या फिर जो संस्थात्मक संरचना है वहां की वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका डी। क्यों होगा डी? क्योंकि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो चाइना भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है, सब है, तो यहां पर आपका ये आंसर नहीं होगा। और क्या है ऑप्शन आपके सामने? और आपके सामने न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो उनकी संरचना है वो मैटर करती है। और वीट का प्रोडक्शन है वो और भी बहुत ज्यादा जगह होता है। ये सॉफ्ट पावर हो सकते हैं, बट जो मेन है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल मेन फैक्टर है वो आपका यहाँ पर डी होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करेंगे, सारे क्वेश्चंस पूरे करने हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस भी हम अच्छे से कर सकें। व्हाट वाज द नेम ऑफ लीडर was opposed to the two nation theory and wanted to form one democratic country। वापस वही क्वेश्चन है जो आपका फ्रंटियर गांधी है उसी से रिलेटेड, और खान अब्दुल गफ्फार खान नाम आता है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर लगा दीजिए, करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पास ए जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन लोकसभा इज इनवैलिड। ओके, अब वो डेट आपको पूछ ली है इन्होंने, तो डेट आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, 12 जून 1975। ओके, तो ये इसका आंसर है। अरे
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 1955 the movie Pather Panchali won numerous awards nationally and internationally. It was published directly by it was directed by, okay, so it was directed by Satyajit Roy। सत्यजीत रॉय। अब ये जो बॉक्स है आपके, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं एनसीईआरटी की बुक में, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या करना है बेटा आपको, आपको वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में लिख लेना है या फिर बुक में भी अंडरलाइन कर लेना है कि इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, ऐसे करके आप मार्क कर सकते हैं। ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन 1969 वाज, कौन थे बताइए जल्दी से जरा। यहां पर आपके सामने 1969 लिखा है, तो 1969 में आपका कहीं ना कहीं बुक में डिस्कशन कर रखा है, उसी को आपके सामने पूछा गया है। ओके, तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो है संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपके सामने अभी एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप मैच जरूर करें, ताकि आपको कहीं ये ना पूछ ले कि संजीव रेड्डी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। जो क्वेश्चन अभी आए हुए हैं उनको भी अलग अलग तरीके से मैच लिस्ट में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बुक तो आपकी दो ही हैं और क्वेश्चंस मल्टीपल बनने हैं, तो रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, तो आगे वाले एग्जाम में तो और ज्यादा चांस रहेगा। तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। सारे पीवाईक्यूज एक एक करके हम करेंगे, डिपेंड करेगा आप इसको कितना शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में और कितना आप इसको लाइक कर रहे हो। तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो, बताओ कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए या नहीं चाहिए। जिस तरह से आप कहोगे उस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी। एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी चलती रहेगी। व्हाट वाज द रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस इशूड बाय एट द रियो समिट कॉल्ड? रियो समिट जो है उसके अंदर जो ये लिस्ट है, वो एजेंडा कौन सा था, रियो एजेंडा था, क्या चीज थी, इसका आपको आंसर आना चाहिए। तो आप बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा एजेंडा 21, बी आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी ए इस तरह से लिख दिया गया, तो उसको थोड़ा सा आप उसी अकॉर्डिंग पढ़े। तो आपका एजेंडा जो था, ये एजेंडा क्या है रियो समिट में, कि आप क्या करें। रियो समिट किससे रिलेटेड था? रियो समिट में आपको कुछ चीजें मैं आपको क्लियरली और बता देता हूं कि जो रियो समिट है वो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, और रियो डे जेनेरियो एक जगह है, वहां पर इसका क्या हुआ था, ये इसने मतलब इस सम्मेलन हुआ था 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलन का था कि भाई हम कैसे जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम रोक सकें, और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बात कर सकें। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसके साथ में बराबरी करने के लिए जो कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है ना, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और इसके लिए एक एजेंडा बनाया गया जिसमें 21 पॉइंट थे, 21 पॉइंट थे, उनको ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने साइन किया और रेटिफाइड किया, किस ईयर में किया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका आपका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या रहा है, और ये किस संगठन द्वारा ये चीजें बनाई गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल है फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ओके, यूएनएफसीसीसी, इस संगठन ने इसको एक तरह से प्रपोज किया, और क्योटो प्रोटोकॉल है अगस्त 2002 में क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। ओके, सॉरी, इंडिया ने रेटिफाइड किया और सिग्नेचर किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और ये जो वेबसाइट है आप kpclasses.in, वहां पे जाके ये क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हैं बेटा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये भी लिस्ट का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बेटर वे में यहाँ पर आपको शो किया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो 1966, 63, 72 और 87, अब कौन सा स्टेट कब बना, आपको यहाँ पर इसका आइडिया लगाना है यहाँ पर देखकर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दिमाग लगाकर सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने क्लियरली लिखा है कि भाई ये जो स्टेट्स हैं उनको आपको यहाँ पर समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते हो कि हिमाचल प्रदेश है, वो कब बना ये हमें पता है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आपको पता है तो आपका इसका आंसर होगा ए का 3।
हिमाचल प्रदेश बना 1996 में। इसके एक लीडर्स थे जिन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की, कोशिश की, और उसके बाद में फाइनली ये बना। नागालैंड 63 में बनता है, और आपका जो 72 है, 72 में आपको मेघालय देखने को मिलता है, और 87 में आपको मिजोरम देखने को मिलता है। तो आपका ये जो आंसर है ये होगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देखोगे और भी इस तरह के, और भी कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो तो आपको उसको याद रखना है। जितना आप उसे ज्यादा याद रखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। आगे है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WSF। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपके कहीं ना कहीं बुक में मेंशन है, और इसी को ही आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये WSF सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्राजील में हुआ। सेल्फ कॉन्शियस एंड एफर्ट्स टू डेवलप अल्टरनेटिव फ्यूचर थ्रू द चैंपियनिंग ऑफ काउंटर हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन को काउंटर करने के लिए ये चीज लेकर आए गए, और इसे हमने कहा है वर्ल्ड सोशल फोरम। ओके, इसका होगा वर्ल्ड सोशल फोरम, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की चीजें भी आपको अच्छे से कर लेनी है जहां पर भी आपके क्वेश्चन आए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो नए स्टेट्स बने वो पुराने स्टेट्स में से अलग होकर बने, तो असम से कौन सा स्टेट है वो अलग होकर बना। इस तरह की आपको डिटेल दे रखी है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में भी आपको डिटेल लास्ट में बता रखी है। तो इसका आपका आंसर होगा मेघालय। ओके, मेघालय कहां पर है मैप में देखो, असम कहां पर है, आपको इसका आंसर अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया इन 1996 a coalition government was formed with the support of Congress and left front। ओके, अगला अगला हाँ, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या हमें कहना चाहता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने घटनाएं लिखी हुई, उस घटनाओं में हमें सत्यता बतानी है। अगर हमने बुक में अच्छे से पढ़ा है तो हम गलत को ढूंढ ही लेंगे। अगर एक या दो भी आपने ढूंढ लिया तो आपके सामने बाकी के ऑप्शन करने में काफी इजी होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है क्या पूछा है, गलत का पूछा है सही का, तो करेक्ट बताना है। तो गलत एक या दो निकालो, उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन रहे। 1991 coalition government formed with the support of BJP 5 regional party हो गया। 1996 coalition government was formed with the support of Congress and left front। 1970 1997 coalition government formed with the support of BJP। कौन सी किस गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बनी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो इसका आपको आंसर जल्दी से बताना है, और इसका आंसर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बल्कि ए और डी, ए और बी, इस तरह का आपका आंसर होने वाला है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे, और इसका आप आंसर जल्दी से बताएं। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपको यहां पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप यहां पर अपने इस बुक को वापस अपनी बुक के साथ मैच करके चीजों को देखें, और यहां पर हम इसको आंसर करते हैं ए और डी है वो करेक्ट है, और ये जो दो है इनकरेक्ट है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है एग्जाम में, इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ओके, तो अंबेडकर कन्वर्टेड इनटू टू बुद्धिज्म कब, कौन से ईयर में हुए थे, तो ये आपको आंसर आना चाहिए। अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपना लिया था अपनी मृत्यु से कुछ वर्षों पहले, तो आप बताएं वो कौन सा टाइम था। तो 1956 जो था उसमें उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है given below are two statements, one is labeled as assertion, another is reason। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं जिनमें आपको क्या देखना है कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और दोनों में से अगर दोनों सही हैं तो क्या इसकी व्याख्या करता है नीचे वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चे इसको आंसर कैसे देते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आता है हमारे सामने, बहुत ए और आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा आता है कि भाई दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है किसकी, ए की, और ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है, या फिर ए रॉन्ग है और आर करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उसके बाद में आप इसका आंसर करो। ठीक है, आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होगी किस तरह से ये चीजें सारी करनी है हमको। तो यहां पर आपके सामने जिस तरह से ये क्वेश्चंस दे रखा है इसमें आपके सामने दो ऑप्शन है। ओके, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है ऑफ 1968, जो कि क्या है आर्म कंट्रोल ट्रीटी है विच रेगुलेटेड the non accusation of nuclear
वेपन दैट वाज टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर ये 7 है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। न्यूक्लियर प्रोफिशिएंसी ट्रीटी जो है वो आर्म्स कंट्रोल के लिए हुई थी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, विच रेगुलेटेड नॉन एक्यूजिशन ऑफ वेपन दैट वर टेस्टेड आफ्टर ये चीज। अब दूसरा ऑप्शन है एनपीटी डिड नॉट अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, रेदर इट लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज कुड हैव देम। तो नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन को एबोलिश ही कर रही थी। तो इसका आपका आंसर है वो क्या होगा कि जो पहला है वो रॉन्ग है और सेकंड है वो आपका सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना होगा। तो इसका आपको करेक्ट आंसर है वो मैं एज पर आंसर की आपको बता रहा हूँ। इस तरह के एसोसिएशनिज्म के क्वेश्चंस को डिटेल में किसी और वीडियो में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, with total revolution as a or motto, the future belongs to us, the slogan is associated with the, कौन से मोमेंट के साथ में था ये बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन आपके सोशल मोमेंट्स में जिस तरह से दे रखा है और क्राइसिस जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है उसमें भी आपके सामने है। तो ये जो है वो हमारा किससे शुरू होता है, ये होता है हमारा जयप्रकाश नारायण के बिहार मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने, लेकिन एक चीज यहाँ गलत लिखी हुई है। वो क्या गलत लिखी हुई है, बस वही बच्चे गलती कर देते हैं इसी क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। 1994 में नहीं किया था बेटा, ये कब किया था, ये किया गया था आपका 1970s में जब इंदिरा गांधी थी। 1994 में तो भाई राजीव गांधी भी नहीं रहे थे, उसके बाद की सरकारें थी, तो उस समय थोड़ी हुआ था ये। तो आपके यहाँ पर आंसर के साथ में आपको ये पॉइंट भी देखना है, अगर ये नहीं है तो फिर भाई साहब ये सही है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से हम पूरे करते हैं क्वेश्चंस। द इकोनॉमिस्ट who proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization, तो ये कब हुआ था, ये जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। इसका आपका आंसर है बी, जे.सी. कुमारप्पा। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो ग्रामीण जो औद्योगिकरण है उससे रिलेटेड चीजों पर जोर ज्यादा देने की बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई क्वाड मेंबर कंट्रीज अमोंग फॉलोइंग, तो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज की कौन सी मेंबर्स हैं, इसका आपको आंसर देना है। जल्दी से इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपके 4 कंट्रीज हैं क्वाड में, 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है उसमें से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, लैंड रिफॉर्म वर introduced after independence but these reform were not very successful, the main reason for it was, क्या रीजन था कि जो हमारे भू सुधार कानून थे, भूमि सुधार कानून थे, वो क्या नहीं हो सके, वो सही तरीके से लागू नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके। अब ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, आपको अगर बुक में से चीजें समझ में आई अच्छे से तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आप कुछ तो समझ पाओगे कि भाई द अबोलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम जमींदारी was not successful, bringing small piece of land at one place। और उसके बाद में आपके सामने है कि लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड wield कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और मैनी प्रपोजल फॉर लैंड रिफॉर्म वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म है उसके लिए पूरे स्टेट्स ने अलग तरीके से काम नहीं, अलग अलग तरीके से काम नहीं किया, एक ही तरीके से किया। और जो सिस्टम था एवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन हमें यहाँ पर मेन चीजन है कि क्यों हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई क्या थे, जो लैंड ऑनर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने राजनीतिक प्रभाव रखा, उसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। अपने ही फैमिली के लोगों के नाम से उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने जमीनें ट्रांसफर कर दी और वो जमीनों का पूरी तरीके से भू सुधार नहीं हो पाया था। इन अगला है 39, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें आप देखते हो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट country formed to challenge the dominance of टू सुपर पावर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो आपके सामने चैलेंज आया किसने दिया चैलेंज, तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हो उससे आप
कोल्ड वॉर वाला चैप्टर अगर मैच करोगे तो इसका आपका आंसर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट में जो कंट्रीज थी उन्होंने ये किया था। एलडीसी का भी नाम है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सीटो क्या था, सीटो तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे अमेरिका के, वो सारा हम देखते हैं। ठीक है, सार कंट्रीज है वो एक ज्योग्राफिक लोकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है बल्कि एक समूह है जो अपनी बात रखता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। और NAM नॉन अलाइंड मोमेंट, तो ये क्या है नॉन अलाइंड मोमेंट, वो है आपका जो कि एक संगठन बना चैलेंज देने के लिए बाइपोलरिटी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन, लुक एट द गिवन पिक्चर लोगो एंड केयरफुली आंसर। ये क्वेश्चन में आपके सामने भाई साहब 5 क्वेश्चन दे दिए एक इमेज को दिखा के। अगर इस इमेज के बारे में आपको नहीं पता है तो पांचों क्वेश्चन भाई साहब खत्म होने वाले हैं। कुछ तुक्का लग गया तो अलग बात है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन इस पर निर्भर है। तो ये इमेज आप देखोगे अपनी बुक में, और ऐसे और भी इमेजेस हैं। अगर आप कनेक्ट हो गए अपनी बुक से तो फिर आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दिस लोगो बिलोंग्स टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से इसका आंसर आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका आंसर? UN, ASEAN, EU और सार्क। तो यहां पर आपको इसका आंसर जल्दी से बता देना है। इसका आंसर होगा आपका EU। ओके, EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। ओके, यूरोपियन यूनियन के बारे में है। अब यूरोपियन यूनियन का नाम कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो भाई साहब दूसरे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके बारे में आपके पास पर्टिकुलर हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके पास चीजें होनी चाहिए जरूरी अच्छे से। ओके, अब यहां पर है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ओके, तो यहां पर आपके सामने होगा ब्रुसेल, बेल्जियम। ओके, इसका आंसर होगा आपका ए। इसका ए होगा, इसका आपका EU होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ट्रीटी ही बाय विच ट्रीटी दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, अब वो कौन सी ट्रीटी थी इसके बारे में आपके सामने क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आप आंसर बताइए। इसका होगा मास्ट्रिक्ट, ये ट्रीटी है ना, बी होगा इसका आंसर। ओके, आपके सामने ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप करो, ये है आपका which currency is used as a legal tender among the member countries of this international organization। तो यहां पर है कि भाई कौन सी करेंसी है वो यूज की गई है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको देखो कि करेंसी कौन सी होगा, तो करेंसी होगा आपका यूरोपियन यूनियन है तो यूरो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओके हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लेफ्ट मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, इससे किसने ना रिसेंटली क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आपका यहाँ पर होगा यूके। ठीक है, बहुत लेटेस्ट। अगर आप पुरानी बुक पढ़ रहे हो तो बच्चों आपको बुक के साथ में, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान आपको अपनी बुक से रिलेटेड क्या अपडेट हुए हैं वो देखने जरूरी है। अब आ गया आपका पैसेज का क्वेश्चन। पैसेज आपके सामने है और पैसेज से आपको आंसर देना है। जल्दी से आप इस पैसेज को रीड करो और उसके बाद में आप सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक बार मैं रीड कर देता हूं और उसके बाद में हम इनके आंसर देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू नंबर। हाँ, इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं? अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि भाई क्या है इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबल एफर्ट्स एंड ऑटो फ्यूल पॉलिसी, एनर्जी कन्वर्जेशन, है ना, ये हो गया। उसके बाद में आप देख रहे हो कि अच्छा इंडिया ये कीन टू नेशनल मिशन ऑफ बायोडीजल, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है एनर्जी के बारे में। और फिर है रियो समिट के बारे में, तो रियो समिट वाला आपका चैप्टर है, उसमें हमारे इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया को रियो समिट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जिसमें आप देखोगे कि 46 जो है ऑप्शन वो है इन इंडिया इंटरनेशनल कन्वर्जेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ओके, तो हमारे इंडिया में कब पास हुआ, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर आपने ये देखा और यहां से आपको आंसर मिल गया तो वो वाला क्वेश्चन भी ठीक कर लिया, तो कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए भैया। आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, यहाँ आपके सामने कहीं ना कहीं आपके सामने क्लियरली लिखा है कि ये कब हुआ था, तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर आपको नहीं मिलता है तो आपकी बुक में आपको चीजें आनी चाहिए, उसी से आप इन चीजों को कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 46 का होगा आपका आंसर बी। ओके, बी है, बी में पास्ट कब हुआ ये चीज लिखी हुई है। ओके, तो पास्ट हुआ था आपका एक्ट इन 2001 इनिशिएटिंग। ओके, और आपका रेक्टिफाइड कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 एनकरेज यूजेस ऑफ। ठीक है, तो यहां पर हमें ढूंढना है कहां पर 2023 लिखा है।
एनकरेज यूजेस ऑफ रीयूजेबल एनर्जी, तो ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया रेटिफाइड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो ये रेटिफाइड कब किया था आपका पेरिस वाला, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है पेरिस ये रहा, इंडिया रेटिफाइड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर ऑन 2006, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर ये हो गया, और ये आपका आंसर हो गया 2001। ओके, इस तरह से आपको इसके आंसर करने हैं। इंडिया एमिशन इज प्रेडिक्टेड टू राइज 1.6 टन पर कैपिटा, ओके, बाई कब, एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हैं हमें यहाँ पर समझना है। तो एक मिनट बेटा, बाई 2000, ये इसका आंसर होगा, और इसको आप यहां पर लगा दो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यूएनएफसी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा कहां पर है उसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन, कहीं पर दिख रही है क्या बेटा, अगर यहाँ नहीं लिखी हुई है तो भाई आपको याद रखना होगा, सिंपल सी बात है, और इसका आपका आंसर है वो आपको देना है ना। मैंने आपको बोलकर भी बताई थी यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इसका आपका आंसर है ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर, और आप अपनी प्रिपरेशन अगर पूस्ट करना चाहते हैं तो केपी क्लासेस के साथ जुड़िए। अगर अगले साल कोई बच्चा एग्जाम देना चाहते हैं तो उससे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये वीडियो आप एग्जाम के बाद में देख रहे हैं तो बच्चों कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी कोर्स चल रहा है ऑनलाइन के लिए 199 ओनली, इसमें आपको सभी डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस के अलग अलग डोमेन के अलग अलग बैच हैं। ओके, तो आपके सामने है, प्लस जीटी और इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन के साथ में इंक्लूड मिलती है, आपको यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं, और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर, लाइव वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड बैकअप, और जो डिस्कस किया गया है नोट्स, वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी क्लास में आपको डिस्कस किए गए हैं पीपीटीज में। तो इस तरह की आपकी प्रिपरेशन है। पर्सनल आपको गाइडेंस और भी डिटेल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा सेंटर, जो कि आपको यहाँ पर एड्रेस आपके सामने विजिबल था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया। ठीक है, तो आप यहाँ आकर क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और डिस्कस करें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट करें, और जल्दी से जल्दी अपने सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से अच्छे से करें, और एमसीक्यूज देखने के लिए और पीवाईक्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।